नमस्कार। हम आज कक्षा 10 और प्रश्नमाला 2.2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नमाला 1 और 2.1 कंप्लीट करवा ली है, वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। तो प्रश्नमाला 2.2 से पहले एक कंसेप्ट है अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। अब अंक गणित की मूलभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय मतलब और कोई दूसरा नहीं होता, एक ही होता। तो देखिए क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, पहले तो भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो पहले मैं बताता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। वैसे आप पहले वाले वीडियो में जो भी है उनमें बता रखा होगा। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक तो स्वयं खुद का और स्वयं के अलावा एक का भाग तो सब में जाता है। तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग न जाता हो, वो क्या है, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, यानी खुद और एक के सिवाय और किसी का भाग न जाए। और भाज्य संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या जिसमें एक का तो भाग हर किसी में जाता है। ठीक है, तो एक और खुद स्वयं का तो हर किसी में स्वयं का भी जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग जाना चाहिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 2, तो 2 में आप किस का पूरा पूरा भाग दोगे, 2 में 1 का पूरा पूरा जाएगा 2 बार, 2 में 2 का भी जाएगा यानी 1 का गया और 2 में खुद का गया, इसके अलावा और किसी का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आप बोलोगे नहीं जाता। तो नहीं जाता है तो 2 क्या हुई, अभाज्य संख्या। अब बोलो 3, तो 3 में किसका भाग जाता है पूरा पूरा, 1, और किसका जाता है, 3 का जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का जाता है, तो आप बोलोगे कि भाई 1 का 3 बार चला गया, 3 का 1 बार चला गया और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। अब मैं लिखूं 4, तो 4 में किसका भाग जाएगा, 1 का तो जाएगा ही, हर किसी में जाता है, और खुद का भी हर किसी में जाता है। अब 1 और खुद के अलावा और किसी का जाता है क्या 4 में, तो 4 में आप बोलोगे कि 2 का भाग जाता है। तो 4 में 1 और खुद के अलावा भी किसी और संख्या का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये भाज्य संख्या है। अब बोलो 5, तो 5 में किसका भाग जा रहा है, 1 का और 5 का, इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 5 भी अभाज्य संख्या। बोलो 6, तो 6 में आप बोलोगे 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी पूरा पूरा जाता है, 4 का पूरा पूरा नहीं जाता, 5 का पूरा पूरा नहीं जाता और 6 का जाता है। तो 1 और खुद का तो हर किसी में जाता है, इसके अलावा किसका जाता है, 2 और 3 का, इसका मतलब 6 क्या हुई, भाज्य संख्या। तो इस तरह हम देखें तो 2, 3, 5, उसके बाद आ जाएगी 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुई 2। ये ध्यान रखना कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ये भाज्य और अभाज्य में से कोई भी नहीं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, ये क्या है, भाज्य संख्या। अब ये समझ में आ गया। अब देखो प्रमेय क्या कहती है, अंक गणित की आधारभूत या मूलभूत प्रमेय, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो जैसे 4 भाज्य संख्या, तो 4 को मैं गुणनखंडों के रूप में लिखूं तो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2, और 2 क्या है, अभाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या को किसके गुणा के रूप में लिख दिया, अभाज्य संख्याओं के। फिर क्या है 6, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3, तो 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, तो 6 क्या थी, भाज्य, इसको भी अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। नेक्स्ट क्या होगी 8, तो बोलोगे 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हो आप 4 गुणा 2 या 2 गुणा, तो इसमें 4 क्या है, 4 तो बोलोगे आप भाज्य है, लेकिन 4 को भी आगे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं,
तो 2 गुणा 2 और गुणा 2, यानी 8 को भी किस में फाइनल रूप में हमने लिख दिया, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप। और क्रम को ध्यान रखे बिना, यहाँ पे लिखा है ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, क्रम का ध्यान नहीं, 2 गुणा 3 भी वही है, या फिर 3 गुणा 2 लिखोगे तो भी वही है। ये आ गया क्लियर। मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है 140, तो 140 को आप चाहो तो 4 गुणा 5 गुणा 7, तो 5 और 7 तो अभाज्य है, लेकिन 4 क्या है, भाज्य। तो 4 भाज्य, उसको वापिस अभाज्य के गुणनखंड के रूप में, तो 4 को क्या लिखते हो, 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 7, तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होगी। और 2 गुणा 2, 2 आपस में 2 बार आया, तो इसको क्या लिखते हैं हम, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इस तरह प्रत्येक भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखो एक उदाहरण था, इसको मैंने ले लिया। उदाहरण क्या था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या 6 की घात n है, तो 6 की घात n के लिए संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगी। अब कोई भी संख्या है शून्य पे समाप्त होती है, जैसे 10, तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, 2 गुणा 5। जैसे 20, तो 20 का भी गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 5। यानी कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त होती है उसके गुणनखंड में 2 और 5 है वो जरूर आएगा। अब देखो 6 की घात n कोई संख्या है, तो 6 के मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या होगा, 2 गुणा 3 और उसकी घात n। तो इसमें कहीं पे भी आपको दिख रहा है क्या, 2 तो दिख रहा है, लेकिन 5 है क्या, तो आप बोलोगे 5 नहीं है। जब 5 इसके गुणनखंड में नहीं है तो ये संख्या 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। इसका मतलब ये 6 की घात n है वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब अभाज्य गुणनखंड करना, कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना, तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे 26 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो अभाज्य गुणनखंड करना मेरे ख्याल से सबको आता है। 26 को क्या इस तरह हम लिखते थे, फिर क्या करते थे, जिसका भाग जाता था वो देते थे। जैसे 2 का जाएगा 26 में, तो कितनी बार गया, 13 बार। फिर 13 में और किसी संख्या का भाग जाता है तो आप बोलोगे नहीं जाता, किसका जाएगा, सिर्फ 13 का एक बार। तो 26 को हम इस तरह लिख देते थे, 2 गुणा 13। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गए 26 के, 2 भी अभाज्य संख्या और 13 भी। 26 क्या थी, भाज्य संख्या, तो उसपे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दी। फिर क्या है, जैसे 91 है। अब 91 के भी गुणनखंड करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 91। 91 में इसी तरह आप करोगे तो 2 का तो भाग जाता नहीं है। 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई का अंक क्या हो, सम हो, यानी 0, 2, 4, 6 और 8 में से हो, तो 2 का जाएगा नहीं। अब 91 में और किसका भाग दोगे, ट्राई करोगे 3 का, तो 3 का भी जाएगा नहीं। 3 का किस में भाग जाएगा, जिनके अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाएगा। तो 9 और 1 जोड़ोगे तो 10, 10 में तो 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर किसका जाएगा, तो आप बोलोगे कि 7 का इसमें जाएगा। ठीक है, 7 का जाएगा, तो 7 का कितनी बार जाएगा, 9 में एक बार बच जाएगा, 2, 21 में 3 बार 13। और 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, 13 में 13 के अलावा एक का और 13 का ही जाता, और तो किसी का जाएगा नहीं, तो 13 का। तो 91 को मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूं तो क्या होगा, 7 गुणा 13। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के बाद भी हम एलसीएम और एचसीएफ याद कर सकते हैं। एलसीएम आप जिसे ल स प बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ होता है जिसे आप म स प बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, म स प। तो एलसीएम तो क्या होगा, एलसीएम क्या है, इनमें जो भी संख्याएं आई, जैसे 26 और 91 का मेरे को एलसीएम लेना है। कौन सी संख्या है, 26 और 91, इनका एलसीएम लेना है। तो मैं एलसीएम लेना चाहूंगा तो क्या होगा, देखो इसमें क्या आया, इसकी अभाज्य गुणनखंड देखो 2 है, तो लिख दो 2 की अधिकतम घात, तो 2 तो एक ही जगह है, तो अधिकतम घात 1 ही है। इसको इस तरह लिख सकते हो, 2 गुणा 13 का मतलब 2 का मतलब क्या है, 2 की घात 1, और 13 का मतलब भी क्या है, 13 की घात 1। और 7 गुणा 13 का मतलब, जब घात 1 होते तो लिखने की जरूरत नहीं, 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। अब लसअप लेते हैं, तब 2 ले लिया हमने, तो 2 की अधिकतम घात कितनी थी,
1। फिर 13, 13 पे यहाँ पे क्या है अधिकतम घात 1, और इसमें भी 13 है तो इसमें भी घात क्या है अधिकतम 1, तो ले लेंगे 13। फिर और क्या बचा 7, तो 7 की भी अधिकतम घात क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लसअप लघुत्तम समापवर्तीय या एलसीएम। अब गुणा कर लोगे इनको तो हमारी लसअप आ जाएगी। ठीक है, और लसअप लेना है तो क्या हो जाएगा भाई 7 और 2 को गुणा कर दोगे तो 13, और 13 इंटू 14 हो जाएगा। 7 और 2 का गुणा 14, इसलिए 13 इंटू 14। अब 13 इंटू 14 करोगे तो क्या होता है 13 गुणा 14, तो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो एलसीएम था वो हो जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट एचसीएफ। एचसीएफ में देखना है कॉमन क्या है। देखो दो दोनों में है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, तो नहीं लेना। एचसीएफ में कॉमन लेना है, सर्वनिष्ठ दोनों में होना चाहिए। 7 दोनों में है क्या, तो हम नहीं लेंगे। एलसीएम में तो सभी लेना है और बड़ी घात लेना है। ठीक है, एलसीएम में सभी और बड़ी घात। और जो एचसीएफ है मसअप है उसमें छोटी घात, और वो भी किसकी सर्वनिष्ठ कॉमन की, सर्वनिष्ठ की छोटी घात। तो 2 और 7 तो कॉमन नहीं थे, क्या थे कॉमन 13 इसमें भी और इसमें भी, और उसमें भी छोटी घात। तो 13 में दोनों में एक ही घात है तो एक ही आ जाएगा 13। तो 13 क्या हो जाएगा हमारा मसअप। ठीक है, 13 हमारा हो जाएगा मसअप। तो इस तरह से ये आ गया इसका एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो प्रश्नमाला का पहला प्रश्न है, प्रश्नमाला 2.2। ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है इसमें क्या है 4, 100 और 68। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो वही भाजकता के नियम वाला मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कब किस में किसका भाग जाएगा, वो देख लेना, उसमें सहायता करेगी। देखो इकाई का अंक 8 है यानी सम है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो 2 का दे दो कितनी बार जाएगा 4 में 2 बार, 6 में 3 बार और 8 में 4 बार, ये हो गई। फिर क्या आया फिर सम है तो और 2 का जाएगा, 2 में 1 बार, 3 में 1 बार बच जाएगा 1, 14 में 7। अब क्या है विषम है, इसका मतलब 2 का तो जाएगा नहीं। अब अंकों को जोड़ दो 7 और एक 8 और एक 9, यानी सभी अंकों को जोड़े तो 9 आता है, तो उसमें 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग दे दो, 117 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 11 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और 2 बच जाएंगे 27 हो जाएगा। तो 27 में कितनी बार जाएगा 9 बार। फिर 3 का भाग और जाएगा, कितनी बार जाएगा 13 बार। अब 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। अभाज्य संख्या सिर्फ खुद और एक का ही गुणा हो सकता है, और किसी का नहीं। भाई खुद और एक का भाग जाता है तो 13 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। इसका मतलब 13 में 13 का ही भाग जा सकता है और किसी का नहीं। तो 400 जो 68 है उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखो तो 2 गुणा 2, देखो ये क्या आया 2 गुणा 2, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3 और फिर गुणा 3। और इसको चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो 2 गुणा 2 यानी 2 2 बार आया तो 2 की घात 2, 3 गुणा 3 यानी 3 2 बार आया तो 3 की घात 2 और गुणा 3। तो ये होगा पूर्णांकों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी किस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हो गया। अब 945 है, उसका भी करना चाहो तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करना है तो वही क्या करोगे, पहले मैं इसको मिटा दूं। अब जो संख्या क्या है 945। तो 945 में इकाई का अंक क्या है 5। जिसकी इकाई का अंक 5 होता है उसमें 5 का भाग जरूर जाता है, तो 5 का भाग दे दो। 9 में एक बार बच जाएगा 4, 4 के साथ ये 4 लगेगा तो 44 होगा।
तो 44 में भाग कितनी बार जाएगा? 5 का 8 बार। 5 अट्ठे 40, बच जाएगा 4, और 4 के साथ ये 5 लग कर क्या हो जाएगा? 45, और 45 में 5 का भाग 9 बार। अब देखो किसका जा रहा है, तो 5 का तो नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है? 3 का। तो 3 का 18 में 6 बार और 9 में 3 बार। फिर 3 का जा रहा है कितनी बार? 6 में 2 बार और 3 में 1 बार। फिर 3 का जा रहा है कितनी बार? 7 बार। तो 7 खुद क्या है? अभाज्य संख्या, तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा। तो जो 945 है आपका दूसरा क्वेश्चन, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह लिख सकते हो। देखो क्या है, पहले मैं छोटी संख्या लिख देता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 3 बार आया इसलिए 3 की घात 3 डायरेक्ट लिख दो। और क्या है साथ में? 5, तो गुणा में 5 और गुणा में 7। ठीक है, तो इसको ये 945 भाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में इसको लिख दी। चलो एक होमवर्क देता हूँ, 140 आप खुद करना, 3825 भी खुद कर लेना। मैं 5 का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये दोनों करके आप कमेंट में कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं देख लूंगा कि आपने सही किया है या नहीं। अब जो 5वां प्रश्न है 20,570 है। ठीक है, पहले मैंने गलत लिख दिया था। अब देखो इसमें देना है भाग, तो इसमें किसका जाएगा? देखो 0 है यानी सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? तो आप बोलोगे 1 बार। फिर 0 उतरा, 0 में नहीं जा रहा, तो 0 उतार के पास वाला 5 उतारा, 5 में कितनी बार गया? 2 बार, बच गया 1, और उसके साथ 7 उतर गया, तो 17। 17 में कितनी बार? 8 बार, बच जाएगा, तो 16 हो गया, 1 बच गया, पीछे 0, 10 यानी कितनी बार? 5 बार। अब 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया, तो 5 का भाग दोगे 10 में कितनी बार? तो बोलोगे कि 2 बार गया। फिर 2 में नहीं जा रहा, 2 उतारा, नहीं जा रहा, तो 0 उतार करके एक अंक और उतारोगे 28। 28 में 5 का भाग 5 बार, बच जाएगा 3। 3 के साथ 5 उतरेगा 35। 35 में 7 बार। ये हो गया, यानी कितनी बार चला गया? ये बार, कितनी बार? अब देखोगे तो इसमें 9 2 का जाएगा, 9 3 का जाएगा, तो और किस संख्या का भाग जा सकता है? देखो 11 का ट्राई मारे, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का 20 में जाएगा 1 बार, तो बच जाएगा 9। 9 के साथ 5 हो जाएगा, तो 95। 95 में 11 का भाग 8 बार, बच जाएगा 7। 7 और 7 77। 77 में 11 का भाग 7, तो 11 का चला गया। अब और किस संख्या का भाग देना है? तो आप देखोगे कि इसमें और 11 का भाग जा सकता है। ठीक है, 11 का भाग देने के लिए क्या होता है, वो वीडियो देख लेना। चलो ठीक है, भाजकता के नियम वाला वीडियो देख लेना, किस तरह किसका किस में भाग जाता है। फिर 11 का जाएगा, तो 18 में 1 बार, बच जाएगा 7। 7 और 7, 7 में उतर जाएगा 77, यानी 77 में 11 का 7। अब 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का भाग जाएगा 1 बार, तो यानी 20,570 है। उसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो क्या क्या आया, 2 गुणा 5 गुणा, देखो 11 कितनी बार आया? 2 बार, तो 11 को 11 गुणा 11 नहीं लिख करके 11 की घात 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और फिर क्या है? 70। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इन दोनों के गुणनखंड करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तीसरे और चौथे, मैं देख लूंगा। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हमारा दूसरा प्रश्न। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ है, इनका गुणा है वो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। देखो हमने पिछली बार देखा था, हमने किसका ज्ञात किया था? 26 को लिखा था 2 गुणा 13, और 91 को लिखा था 7 गुणा 13।
इनका एलसीएम हमने लिया था तब बड़ी घात और सभी लेते थे 2, तो 2 की बड़ी घात 2, फिर 13 दोनों में है, 13 में दोनों में बड़ी 13 की घात क्या है 1, तो बड़ी घात 1 ही हुई, तो 13, फिर क्या है 7, तो 7 ये हमारा एलसीएम था। और एचसीएफ क्या था, तो बोलोगे कि एचसीएफ था जो कॉमन है, कॉमन क्या था दोनों में 13 दोनों में था, और उसकी भी छोटी घात लेते हैं यार एचसीएफ में छोटी घात, ठीक है, एचसीएफ में छोटी घात और एलसीएफ में एलसीएम लिया इसमें बड़ी घात और सभी लेते, और एलसीएम में सिर्फ कॉमन है उसको कॉमन की छोटी घात, तो कॉमन 13 है और 13 में दोनों में घात एक ही है तो वही छोटी होगी। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं, तो देखो इस तरफ तो 26 गुणा 91, दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 26 गुणा 91, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें इस साइड, तो एलसीएम है 2 गुणा 13 गुणा 7 और गुणा एचसीएफ कितनी है 13। अब देखोगे तो ये भी क्या हो गया 26 गुणा 91, 26 गुणा 91 दोनों संख्याएं थी, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी 2 और 13 का गुणा क्या है 26, और 7 और 13 का गुणा क्या है 91, यानी बराबर आया, यानी दोनों संख्याओं का गुणा है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, तो ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। अब देखो पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में क्या है, एक तो 96 है और एक है 404, इनका ज्ञात करना है, तो पहले तो इनको अभाज्य गुणनखंड कर लो। 96 में देखो 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 48, फिर 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 24, फिर 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 12, फिर 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 6, फिर 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 3, और 3 में 3 का ही भाग जा सकता है तो 1, तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2, अब 2 की घात कितनी है, 2 कितनी बार आया 2 गुणा 2 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 5, और गुणा में क्या है संख्या 3, तो लिख दिया 3, ये तो 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरह 404 के कर लेते हैं, तो 404 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब मैं लिख देता हूँ 404 और इसके अभाज्य गुणनखंड, तो 404 में भी 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 202, 202 में 2 का भाग जाएगा क्या आएगा 101, और 101 में किसका भाग जाएगा, देखो 7 का आप दे सकते हो क्या, नहीं जाएगा, ठीक है, तो फिर किसका जाएगा इसमें, और 101 में किसका भाग जा सकता है 37 का, तो 37 क्या हो जाएगा 90 इंटू 21, वो तो 111 में जाता है। अब 101 में और किसी संख्या का भाग जाता है क्या, एक का तो सब में जाता है, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, फिर 5 का जाएगा नहीं, फिर 7 का दोगे तो 7 का एक बार और 31, फिर 7 का भी नहीं जाएगा, फिर अगली क्या है 13, ये अगली जो अभाज्य संख्या है वो 13, तो 13 का भाग दोगे तो 13 7 91, 13 8 104, यानी 13 के भी नहीं जाता, इसका मतलब क्या है 101 है वो अभाज्य संख्या खुद है, तो 101 में सिर्फ 101 का ही जा सकता है भाग और किसी का नहीं, तो 101 का एक बार जाएगा, तो जो 404 है उसको क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2, यानी 2 2 बार आए तो 2 की घात 2, और गुणा में 101, तो 101, अब देखो क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम ज्ञात करनी है इसकी, तो एलसीएम क्या होती है, एलसीएम मैं पुस्तक में लिखता हूँ बड़ी घात और सब लेना है, ठीक है, एलसीएम होती है बड़ी घात, अब मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ जो गुणनखंड किए थे, उसके आगे मैं लिख दूंगा बड़ी घात, तो एलसीएम बड़ी घात लेनी है, देखो 2 की घात इसमें भी और इसमें भी दोनों में है, तो बड़ी घात यहाँ पे 2 की घात 2 और यहाँ पे क्या है 5, तो बड़ी घात कौन सी लेनी पड़ेगी 2 की घात 5, फिर 3 इसमें अकेले इसमें नहीं है, फिर भी एलसीएम है या लसअप है उसमें 3 को लेना पड़ेगा, यानी 3 की घात 101 है उसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और एचसीएफ, एचसीएफ क्या होती है कॉमन की,
कॉमन है वही लेना है एचसीएफ में, और उसमें भी छोटी घात, तो एचसीएफ छोटी होती है। अब देखो कॉमन क्या है, 2 की घात है, तो 2 की घात यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 की घात क्या लेंगे हम 2, और बाकी 3 है, तो 3 इस वाले में नहीं है और 101 है वो ऊपर वाले में नहीं, तो उनको नहीं लेना है, तो ये आ गई। अब देखो इन संख्याओं का आप चाहो तो गुणा कर लो, किसका 404 और 96 का गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा 6 का 4 से गुणा करोगे तो 24 हासिल के 2, 6 का 0 से करोगे तो 0 और हासिल के 2 2 हो जाएगा, और फिर करोगे 6 का 4 से तो 24 गुणा में, फिर क्या करोगे 9 का गुणा करोगे, 9 का 4 से करोगे तो 9 चौके 36 हासिल के 3, 9 का 0 से 0 0 और हासिल के 3 3, और 9 का 4 से वापिस 36। अब जोड़ोगे तो 4 8 7 8 और 3, ये तो संख्याओं का गुणा आ गया। अब लसअप और मसअप का गुणा करना चाहो तो देखो 2 की घात 5 क्या होता है, तो 2 की घात 5 हो जाएगा। देखो 2 की घात 5 का मतलब 2 को 5 बार, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 3 हो जाएगा, 4 गुना 2 8, 4 घात हो जाएगी 8 दूनी 2 16, और 5 घात हो जाएगी 16 दूनी 32, यानी 2 को आपस में 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आता है 32। फिर क्या है गुणा में 3 है, और फिर क्या है 101। अब क्या करोगे इसको आगे और करोगे, तो 101 के साथ 3 का मैं गुणा कर दूं पहले, तो क्या हो जाएगा 303 हो जाएगा, और 303 को क्या है आगे 32 से गुणा कर दूंगा तो हमारी एलसीएम आ जाएगी। तो 32 इंटू 3 क्या होता है 96, 96 का 6 हासिल के 9, लेकिन यहाँ पे वापस 32 का 0 से करोगे तो 0, और 0 और 9 क्या हो जाएगा 9, वापस 32 का 3 से तो ये, तो ये तो आ गया क्या हमारी लसअप। तो लसअप मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितनी आई है 9696, और जो मसअप है एचसीएफ है 2 की घात 2, यानी 2 गुना 2 क्या आई 4, तो ये जो 9696 आया है ये लसअप थी, और मसअप आई है 4, लसअप और मसअप का भी गुणा कर लो, ये सेम आना चाहिए, तो 4 का 6 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 24 हासिल के 2, फिर 4 का 9 से 36, 36 और 2 38 हासिल के 3, फिर 4 का 6 से 24, 24 और 3 27 हासिल के 2, फिर 4 का 9 से 36, 36 और 2 38। देखो लसअप और मसअप का गुणा भी 38,784, और दोनों संख्याओं का गुणा भी 38,784। इसका मतलब क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों पूर्णांकों के गुणा के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो कौन कौन सी संख्याएं थी, 96 गुणा 404 दोनों पूर्णांक थे, किसके बराबर आया एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये सिद्ध कर लिया हमने कि ये दोनों बराबर। अब और कोई संख्या जैसे 336 और 54, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसका करना है, तो इसके भी पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 और 54, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 54 और यहाँ पे लिख देता हूँ 336। 336 के अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं, 2 का भाग जाएगा एक बार, फिर 1 बच जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में 6 बार, 1 बच जाएगा 16, 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 8 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार और 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 21 बार, 21 में 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का, 7 बार, और 7 में 7 का ही जाएगा 3। तो आप 336 हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, लेकिन 2 कितनी बार आया 1 2 3 और 4, यानी 2 की घात 4, और 3 तो एक ही बार आया और 7 भी एक बार आया, तो ये हो गए 336 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर ली। फिर क्या है नेक्स्ट 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लो।
54 में 2 का भाग कितना रह जाएगा, तो बोलोगे 27। 27 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का कितनी बार, 9 बार। 9 में वापस 3 का कितनी बार, 3 बार। और 3 में वापस 3 का 1 बार। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 54 को क्या लिखते हो, 2 गुणा 3, और 3 कितनी बार आया, 1 2 और 3, यानी 3 की घात 3। अब आप एचसीएफ लोगे, एलसीएम पहले ले लो। एलसीएम यानी ल स प, जिसे आप बोलते आए आज तक, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। और वो क्या होता है, बड़ी घात। हमेशा ध्यान रखो, एलसीएम यानी बड़ी घात, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, दो, दो की घात यहाँ पे क्या है, नहीं लिखी हुई, मतलब 1 है, और इसमें भी 2 है, 2 की घात क्या है, 4 है। तो बड़ी कौन सी हुई, 2 की घात 1 या 4, तो आप बोलोगे 4, तो बड़ी वाली ले ली दोनों में से। फिर यहाँ पे 3 की घात कितनी है, 3, और यहाँ पे 3 की घात नहीं लिखी हुई है, मतलब क्या है, 1, तो बड़ी कौन सी हुई, 3 की घात 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 की घात 3। और लसत में और क्या होता है, तो जो और रह गया वो भी, अब 7 इसमें भले नहीं है, लेकिन ये भी 7 को लेना है, 7 की घात 1, ठीक है। अब एचसीएफ लेना होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है उसकी छोटी घात। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन की छोटी घात लेना। अब कॉमन की छोटी घात, यहाँ पे क्या है, 2 की घात 1, और यहाँ पे क्या है, 2 की घात 4, तो ये दोनों कॉमन है, 2 की घात है, लेकिन छोटी कौन सी है, 2 की घात 1, और घात 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे 3 की घात 3, और यहाँ पे 3 की घात 1, इसमें से छोटी कौन सी है, तो 3 की घात 1, तो उसको ले लिया। और 7 दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए नहीं लेना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 यानी 6। और एलसीएम क्या हो गया, 2 की घात 4 क्या होता है, 16। 2 को आपस में 4 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी क्या होगा, 27, और गुणा में 7। इन सब का गुणा करके एलसीएम ज्ञात कर लोगे, तो 16 और 7 का गुणा कर लो, तो 7 इंटू 6 42, हासिल के 4, 7 और 4 यानी 16 इंटू 7 112, और गुणा में 27। फिर 27 का 112 से गुणा करना है, तो पहले 2 से करूँ, 27 दूनी 54, हासिल के 5। फिर 27 का 1 से 27 और 5 कितने होंगे, 32, हासिल के 3। फिर 27 का 1 से 27 और 3, 3024। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो एलसीएम तो है 3024, गुणा एचसीएफ कितनी है, 6, तो 6। अब इनका गुणा करोगे तो 6 का 4 से गुणा 24, हासिल के 2। फिर 6 का गुणा 2 से 12, 12 और 2 14, हासिल के 1। फिर 6 का गुणा 0 से, तो 0 और 1 1, और फिर 6 का गुणा इस 3 से, तो 18, 18,144 आए। इसी तरह से अब दोनों संख्याओं का गुणा भी कर लो। दोनों संख्याएं कौन सी है, 54 और 336। तो 54 और 336 है, इनका गुणा करोगे तो क्या आता है, देखो पहले 4 का 6 से 24, हासिल के 2। फिर 4 का 3 से 12 और 2 14, हासिल का 1। फिर 4 का 3 से 12 और हासिल का 1 मिलके कितना हो गए, 13। गुणा में 5 का, अब 5 का करोगे तो 5 का 6 से 30, हासिल के कितने होंगे, 3। फिर 5 का 3 से 15, 15 और 3 18, हासिल के 1। और 5 का 3 से 15 और 1 16। अब इन सबको जोड़ दो, 4 4 8 और 3 11, हासिल के 1। तो 6 और 1 7, और हासिल वाला 1 8, और 18,144। इसका मतलब क्या आया कि हमारा जो दोनों संख्याओं का गुणा है, जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किसके बराबर आया, दोनों संख्याओं के गुणा बराबर। दोनों संख्या कौन सी थी, 54 इंटू 336, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किसके बराबर आया, पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर।
और दोनों कितना आया है 18,144 के बराबर, और यही सिद्ध करना था इति सिद्धा। तो ये दो प्रश्न हमने कर लिए हैं इसके, और तीसरा और लास्ट प्रश्न है इस दूसरे क्वेश्चन का, वो मैं आपको होमवर्क के रूप में देना हूँ। उसमें 90 और 144 है दो संख्या, इनका एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके कर लेना। एलसीएम तो बड़ी घात और सब लेना है, और एलसीएम में सिर्फ छोटी घात कॉमन वाले, और फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर आना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, ये करके आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दें। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही, दो क्वेश्चन काफी है। आगे वाला तीसरे क्वेश्चन से अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। और मैं वीडियो तभी बनाऊंगा तब आप लोग देखने वाले ज्यादा होंगे, डिमांड होगी, कम से कम 100 लोग देखें तो मुझे भी बनाने का मजा भी आए। तो आप कम से कम ये काम कर देना कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने का बोलें, तो ही अगला वीडियो आ पाएगा। नहीं तो आप देखोगे नहीं तो मैं बना के किसके लिए बनाऊँ। ठीक है।